नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, गा रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अपन ईसीसी के पहला अध्ययन हम पहला पार्ट के 3 टॉपिक हम कर चुके हैं। अब चौथा टॉपिक है हमारा वैश्विक संदर्भ में ईसीसी। भारत के संदर्भ में ईसीसी हमने पढ़ लिया था और प्रारंभिक बाल्य अवस्था में ईसीसी है वो किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से विकास करता है, किस तरह से विकासात्मक प्रतिक्रियाओं को अपनाता है, इनका भी हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे वैश्विक संदर्भ में विश्व स्तर पर ईसीसी के कौन से घटक है या ईसीसी है वो क्या कार्य करती है। चलिए अध्ययन करते हैं। ईसीसी के महत्व को वैश्विक स्तर पर भी स्वीकारा गया है और यह 1989 में यूनाइटेड नेशंस कम्युनिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड यानी यूएनसीआरसी अर्थात संयुक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के साथ प्रारंभ हुआ था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि विश्व स्तर पर या वैश्विक स्तर पर ईसीसी का प्रारंभ कब होता है? 1889। किसके साथ? संयुक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के साथ विश्व स्तर पर ईसीसी का प्रारंभ या संदर्भ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बोल रहा है कि बाल अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता है, यानी बाल अधिकारों के लिए यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसमें बच्चों के उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, शिक्षा और संरक्षण के संदर्भ में बच्चों के कल्याण को संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखता है। सबके लिए शिक्षा प्रोत्साहित करता है और उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण और कल्याण से संबंधित संरक्षण करना हो और बच्चों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखता है। आगे दिया है सबके लिए शिक्षा पर वैश्विक सम्मेलन होते हैं जो कि जोमेटियन थाईलैंड 1990 में हुआ था। क्या चीज है? सबके लिए शिक्षा। वैश्विक स्तर पर एसीसी का संदर्भ अगर हम देखें तो एक वाक्य चलता है, कौन सा? सबके लिए शिक्षा। और यह वैश्विक सम्मेलन कहां पे? जोमेटियन और थाईलैंड में। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। इसने ये बल दिया कि सीखना जन्म से प्रारंभ होता है। शिक्षा सबके लिए होती है, सीखना, अधिगम करना, लर्निंग करना सबके लिए कब से प्रारंभ होती है? जन्म से प्रारंभ होती है। एक बच्चा जब सीखना प्रारंभ करता है तो वो जन्म उपरांत, जन्म के पश्चात ही सीखना प्रारंभ करता है। समझ में आ गया चीज? और प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा को अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसे परिवार, समुदाय के सहयोग से प्रदान किए जाने की जरूरत है। सबसे पहले चीज ये हमारे जहन में, दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि बच्चे हैं वो जन्म होने के उपरांत सीखते हैं, यानी जन्मों उपरांत बच्चे हैं वो सीखना प्रारंभ कर देते हैं, अधिगम करना प्रारंभ कर देते हैं, लर्निंग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो सबसे पहले बच्चे की आवश्यकता होती है उसके परिवार की, उसके समुदाय की, यानी सहयोग सर्वाधिक किसका रहता है? बच्चे के परिवार का रहता है, परिवारजनों का रहता है, समुदाय का रहता है, समुदाय जनों का इसमें सर्वाधिक हस्तक्षेप या हाथ है वो रहता है। आगे है, इसके साथ ही वर्ल्ड एजुकेशन फोरम। क्या चीज? वर्ल्ड एजुकेशन फोरम 2010 में डाकर सेनेगल में हुआ था और इसमें भी ईसीसी के महत्व को दोहराया गया था जिसमें पुनः पुष्टि की गई कि शिक्षा एक मूल अधिकार है। क्या बताया गया था? शिक्षा एक मूल अधिकार है। इसमें सभी बच्चों के लिए आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितता हेतु सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल EFA के लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। यानी सन 2010 में वर्ल्ड एजुकेशन फोरम रखा गया था जिसमें क्या बताया गया था कि सबके लिए शिक्षा, किसके लिए? कि शिक्षा एक मूलभूत अधिकार मानते हुए सभी बच्चों के लिए आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित की गई। और एक वर्ड रखा गया, शिक्षा है वो किसके लिए? सबके लिए शिक्षा है। एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा, इस लक्ष्य को प्राप्ति के उद्देश्य निर्धारित किया गया था। और हाल ही में वर्ष 2015 में
कोरिया गणतंत्र के इंचियोन में हुए वर्ल्ड शिक्षा फोरम। पहला वर्ल्ड शिक्षा फोरम कब हुआ था? 2010 में। कहा? सेंगल में, डाकर सेंगल में हुआ था। उद्देश्य क्या रखा था? सबके लिए शिक्षा। और अब हाल ही में कहा हुआ था? 2015 कोरिया गणतंत्र के एचियोन में वर्ल्ड शिक्षा फोरम में शिक्षा को विकास का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हुए सतत विकास के लिए 2030 तक के लक्ष्य निर्धारित किए गए। पहले क्या चीज थी? सबके लिए शिक्षा थी, और सबके लिए शिक्षा उद्देश्य निर्धारित करने के पश्चात अब उद्देश्य निर्धारित किया है सतत विकास। शिक्षा के साथ साथ बच्चे का सतत या संपूर्ण विकास पर बल दिया गया और 2030 तक का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। सतत विकास का चौथा लक्ष्य यह है कि वर्ष 2030 तक सभी लड़के और लड़कियों यानी सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, सुरक्षा और पूर्व प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाएं। यानी अभी हाल ही में हुए कोरिया गणतंत्र इंचियोन में 2015 में हुआ था। इसमें उद्देश्य ये रखा था कि सतत शिक्षा या सतत विकास, और सतत विकास के अंदर 4 लक्ष्य रखे थे। इसमें चौथा लक्ष्य है वो हमारे सामने पेश है। उसमें यह कहा गया था कि वर्ष 2030 तक सभी लड़के और लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास हो सके, सुरक्षा मिल सके और पूर्व प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाएं। इन वैश्विक प्रतिबद्धताओं में समांतर भारत की गुणवत्ता ईसीसी पहुंच में सुनिश्चितता हेतु प्रयास कर रहा है। निरंतर शिक्षा प्रचार प्रसार हेतु सतत प्रयास भारत भी कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत भी अपनी उन्नति की ओर है। आइए हम देखते हैं आगे। इस पाठ के एक अध्ययन हमारा हो चुका है। पहला पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी का पहला लेसन पढ़ लिया है। अब इस लेसन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी उसके बारे में एक बार पुनः विचार विमर्श करते हैं, देखते हैं। चलिए क्या कहते हैं कि प्रारंभिक वर्षों का अभिप्राय जीवन के पहले 6 वर्ष से है। पहली चीज यही बताई थी, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो जन्म से 6 वर्ष तक है। अगर कहीं पर भी आपको प्रारंभिक वर्ष आ जाए, प्रारंभिक शिक्षा आ जाए, प्रारंभिक व्यवस्था आ जाए, प्रारंभिक बाल्यावस्था आ जाए, तो आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक है। कब तक का? जन्म से 6 वर्ष तक की बात हो रही है। क्लियर है चीज? आगे देखिए, ईसीसी का अर्थ है जन्म से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए दी जाने वाली देखभाल व सीखने के अवसर से है। समझ में आ गया? ईसीसी ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, फुल फॉर्म ईसीसी की ईयरली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये क्या कह रहे हैं या इसका अर्थ क्या होता है कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में समग्र रूप से विकास के लिए दी जाने वाली देखभाल और सीखने के अवसरों से मुताबिक जुड़ा हुआ होता है। तीसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि ईसीसी में स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल, सुरक्षा, प्रारंभिक उद्दीपन और प्रारंभिक अधिगम के घटक के रूप में भी शामिल किया गया है। चौथा बताया है, विकास एक जटिल और सतत प्रक्रिया है। विशेष तौर पे ध्यान रखना, विकास कैसा है? विकास एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया के साथ सतत प्रक्रिया भी है। सतत का मतलब निरंतर, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? जटिल भी है और सतत भी है, यानी निरंतर चलने वाली, एक पग से दूसरे पग की ओर धीरे धीरे चलने वाली, निरंतर चलने वाली। अगर निरंतर रूप से हम चलेंगे तो अपने लक्ष्य को भी हम भेद कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो सतत प्रक्रिया है। शारीरिक, गत्यात्मक और सामाजिक, सांवेगिक, भाषा और संज्ञानात्मक आयामों से भी होती है। विकास है वो किस किस कड़ियों में चलता है कि विकास जटिल होता है, जटिल के साथ सतत या निरंतर चलता है, और ये शारीरिक गत्यात्मक विकास होता है, सामाजिक सांवेगिक विकास होता है, भाषात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास। इन सभी आयामों में से जुड़ करके एक विकास बच्चे का सतत निर्माणात्मक विकास पूर्ण हो पाता है। ये आयाम परस्पर संबंधित होते हैं और बच्चे के समग्र विकास को प्रभावित करते हैं। ये सभी जो आयाम है परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं, जुड़े होते हैं, संबंधित होते हैं, और इन्हीं आयामों के अनुरूप बच्चे का समग्र विकास प्रभावी रूप से हो पाता है।
या बच्चे के समग्र विकास में प्रभावित आयाम कौन कौन से हैं पूछ ले तो आप बताओगे शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, सांवेगिक, भाषा, संज्ञानात्मक, ये सभी आयाम जो जुड़े हुए होते हैं, इन आयामों के माध्यम से ही बच्चे का समग्र विकास है वो पूर्ण हो पाता है। क्लियर चीज, आगे चलें। आगे है कि बच्चों में विकास के विलंबन के अनेक कारण हो सकते हैं। बच्चों के विकास में विलंबन या हस्तक्षेप या बाधाएं मैंने आपको कल वाले वीडियो में पढ़ाई थी कि उसमें अनेक घटक हो सकते हैं, लेकिन इसमें वंशक्रम, गर्भावस्था या बच्चे के जन्म के समय जटिलताएं, बीमारी, बच्चे के जन्म के बाद की दुर्घटनाएं आदि बच्चों में विकासात्मक विलंबन को जानने के लिए प्रारंभिक पहचान आवश्यक है और इस प्रारंभिक पहचान की आवश्यकता के अनुरूप ही विकासात्मक विलंबन होने वाले बच्चों की विकासात्मक और अधिगम संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय अनुसार हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह भी कल वाले वीडियो में हमने बताई थी। अगला है भारतीय संदर्भ में ईसीसी के अंतर्गत भारतीय शैक्षिक विचारकों के 4 विचारक मैंने बताए थे। विचार और भारत सरकार के पहल जैसे ICDS 1975 और ECC की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2013 शामिल है। आगे बताया था वैश्विक स्तर पर, यह भारतीय स्तर पर थी, वैश्विक स्तर पर ECC की स्वीकृति बल के साथ सतत विकास, इस पर बल देता है सतत विकास। इसमें लक्ष्य कितने थे? 4, और सभी छोटे छोटे बच्चों के तक के यानी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए गुणवत्तापूर्ण विकास, उनकी देखभाल करना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करने के लक्ष्य को रखता है, जिससे कि 2030 तक रखा है। कहां तक रखा है? ये लक्ष्य कब पूर्ण कर सकते हैं? 2030 तक, और प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकेंगे। ये था अपना पहला चैप्टर। अब दूसरा अध्याय हमारा है भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसके बारे में कल हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जुड़े रहें, बने रहें अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ के साथ। धन्यवाद।